तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर और हम आपके एसपी सर। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि सीजी टेट की क्लास। और सीजी टेट की क्लास में एक महामैराथन क्लासेस करने वाले हैं क्योंकि भाई आपका एग्जाम जो है वो थोड़े दिन बचे हुए हैं। लगभग मान के चले 9 से 10 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है। तो इसमें आपको एकदम जोरों शोरों से तैयारी अपना करना है यदि सीजी टेट निकालना है तब। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी की मतलब होता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको मैं खुद पढ़ाने वाला हूं अभी। ठीक है, उसके बाद ईवीएस और ईवीएस आपका हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को आपको जो मैम लोग हैं उन लोग लेंगे। ठीक है, पर्यावरण और हिंदी और एसएसटी की क्लास। तो ये सभी आज हम लोग देखने वाले हैं इस महामैराथन क्लास में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर फ्री कराया जाता है, वो भी पूरे पाठ्यक्रम के साथ। ठीक है, तो अभी प्री डीएलएड के और प्री बीएड की जो तैयारी करने वाले हैं उनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जस्ट इसके बाद मंडी उप निरीक्षक और प्री डीएलएड और प्री बीएड की तैयारी होने वाला है भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं हमने कि किसने कहा था। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहा हुआ था स्नेले हॉल ने। ठीक है, स्नेले हॉल जो कि 1904, ठीक है याद रखना, 1904 में प्रकाशित अपने पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि किशोरावस्था एक स्वाभाविक रूप से उथल पुथल मतलब समझ गए, बदमाशी, ठीक है, जिसमें तनाव होता है, तूफान होता है तथा विरोध की अवस्था, जो कि 1904 में अपनी पुस्तक में इन्होंने ये बात कह दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है संज्ञात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो कौन सी हो जाएगी? जीन पियाजे ने संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ये कौन सा है? संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, पहला नहीं है। कौन सा है? दूसरी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, जिसकी अवधि होता है 2 वर्ष से कितना वर्ष तक? ये हो जाएगा आपका 7 वर्ष तक। यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस को पूरा देखना क्योंकि ये क्लासेस आप मिस किए, दिशु कोचिंग क्लासेस का क्लासेस मिस किए मतलब समझ जाओ कि सीजी टेट में आपको तकलीफ होने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद देख लें हम लोग तीसरा क्वेश्चन है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होता है। तो ये आयु जो होता है, तर्क मतलब कि समझ गए सोचना, ठीक है, तर्क मतलब रीजनिंग। ठीक है, तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास आमतौर पर 10 से 11 वर्ष, ठीक है, या आप बोल सकते हो हाँ 10 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चा कौन सा क्लास में होता है? 5वीं में होगा, नहीं तो फिर 6वीं में होगा, ये दोनों क्लास में। ठीक है, तो इस समय बच्चे के दिमाग में, ठीक है, इस चरण में जो बच्चे होते हैं, बच्चों की सोच अधिक चलचीली होती है, ठीक है, जिससे समस्याओं का कई बारे में उन लोग सोचते भी रहते हैं। जैसे कि मेरे भाचा श्री है, उसका वर्ष होगा 10 वर्ष, तो वो इतना सवाल पूछता है, इतना क्वेश्चन करता है कि जैसे बाजा है तो बाजा से सर, बाजा से मामा की बाजा में कोई व्यक्ति बैठे रहते हैं क्या, और फिर उससे आवाज आता है क्या, ऐसे क्वेश्चन, मतलब अटपटा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो कितने वर्ष है? डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर, 11 वर्ष। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर की क्वेश्चन। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है यहां पर कि जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत है? मैंने अभी बताया, ठीक है, संज्ञात्मक विकास का एक व्यवस्थित मतलब कि संज्ञात्मक विकास इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अब जेन पियाजे कौन है? तो ये एक बाल मनोवैज्ञानिक का जिसे जनक भी कहा जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? तो जेन पियाजे। ठीक है, याद रखना जे पियाजे, जिसका हम लोग बोलते हैं जीन पियाजे। तो इस चीज को आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे मेरे भाई। क्लियर हुआ एकदम से? ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि यह कथन किसका है? तो कौन सा कथन भाई? ठीक है, तो यहां पर देखो, शैशवावस्था में सीखने की,
ये शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता, ठीक है, विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, यह कथन प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है वाटसन का है। किसका है? वाटसन। वाटसन आपके ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है? तो ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। ये सबको आपको याद रखना है। ये PYQ, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं यहां पर कि ये बहुत ही MP क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टली सीजी टेट में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6वां नंबर की क्वेश्चन। अब 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो कौन सा विकास जो है किशोरावस्था में, कौन सा विकास नहीं होता? ठीक है, तो देखो भाई, किशोरावस्था एक ऐसा वर्ष होता है, ठीक है, एक ऐसा उम्र होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, भाषा पूरी तरह से सीख जा रहते हैं। मतलब भाषा अब उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसका शारीरिक विकास होगा, उसकी मानसिक विकास होगा, उसके जो है संवेगात्मक विकास होंगे, लेकिन भाषा विकास पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहेगा, क्योंकि उन लोग उस समय मैं बता दूं, ठीक है, उस समय क्या है, उन लोग सीख जा रहते हैं। क्योंकि भाषा बोलना सीख गए तो बोलना जब सीख गए तो भाषा सीख जाएंगे। ठीक है, कौन से भाषा में बोलना है, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो भाषा तो उन लोग सीख गए। तो किशोरावस्था में जो सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में भाषा विकास शामिल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है 7वां नंबर की क्वेश्चन। अब 7वां नंबर की क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो किससे हो जाएगा? कोई बालक है, कोई बच्चा है, तो उसका विकास किससे होता है? ठीक है, तो देखो बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में ही जो है क्या हो जाता है, विकास जो है शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होते हैं, ठीक है, माँ के गर्भाशय में होता है, तभी उनका क्या हो जाता है, विकास जो है स्टार्ट हो जाता है। विकास क्या है, स्टार्ट हो जाता है, और उन्हीं से उसका विकास 9 महीने तक वो माँ की पेट में यानी कि माँ की गर्भाशय में उसका विकास होता है। उसके बाद जब माँ की वो जो गर्भाशय से बाहर आते हैं तब फिर उसका विकास फिर स्टार्ट होता है। मतलब माँ के गर्भावस्था में ही उसका विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद 8वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक का जन्मदाता कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर देखो अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, अल्फ्रेड एडलर, यहां पर देखो अल्फ्रेड एडलर। तो इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक और मनोचिकित्सक, ठीक है, मनोचिकित्सक के रूप में इसको जाना जाता है। ये मनोचिकित्सक भी थे और ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक से, ऑस्ट्रेलिया के मतलब डॉक्टर थे, ठीक है, जिन्होंने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक नामक विचारधारा की स्थापना किया। ठीक है, तो इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर की क्वेश्चन। अब 9 नंबर की क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर देखो कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है। तो यह कथन किसने दिया है भाई? ठीक है, तो देखो यह कथन जो है दिया हुआ है हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। हरलॉक द्वारा ये दिया गया है। उनके अनुसार विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं रहता। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? शारीरिक वृद्धि नहीं होता। इसका अर्थ जो हो जाएगा आपका शारीरिक वृद्धि नहीं होगा, शारीरिक वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ बल्कि यह जो है एक व्यवस्थित और प्रगतिशील क्रिया होता है। ठीक है, ठीक, देखो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता को प्रकट करती हैं। मतलब विकास में वो नया नया प्रगतिशील रहता है, ऐसा नहीं कि उसके शारीरिक वृद्धि तक ही वह सीमित नहीं होगा। और यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया है हरलॉक का। ठीक है, हरलॉक का दिया हुआ है। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर की क्वेश्चन। अब 10 नंबर की क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी जो है प्रक्षेपित विधि नहीं है। प्रक्षेपित विधि देखो बात करते हैं हम लोग रोडसा परीक्षण।
तो रोडसा परीक्षण, या हम लोग बात करें बोध परीक्षण, या बात करें हम लोग बालक बोध परीक्षण। ठीक है, तो इन तीनों में मैं समझाऊं आप लोग को। ठीक है, तो तीनों में, ठीक है, तो तीनों में जो है यह तीनों जो परीक्षण होता है यह अंतर्निहित प्रेरणाओं और चिंताओं को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, तो क्या किसके लिए होंगे, इसीलिए ये तीनों जो हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा आपका प्रक्षेपित। ठीक है, प्रक्षेपित विधि है। कौन सा विधि है, प्रक्षेपित विधि है। लेकिन जब हम लोग बात करें स्टैनफोर्ड बिने प्रशिक्षण की, परीक्षण की, ठीक है, तो ये वाला जो परीक्षण हो जाएगा भाई, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी हल्ला वगैरह हो रहा है, उसको ज्यादा ध्यान मत देना, मेरे बात पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस पर देखिए स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है एक मानवीकृत बुद्धि परीक्षण है जिसका उपयोग संज्ञात्मक क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए संज्ञात्मक जो होंगे, ठीक है, संज्ञात्मक क्षमताओं को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वां नंबर के क्वेश्चन। तो 11वां नंबर की क्वेश्चन हम देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। जब सामाजिक तत्वों में बात किया जाए तो पारिवारिक संबंध सामाजिक में आ जाएगा, पड़ोस भी समाज में आ जाएगा, लोगों के व्यवहार ये भी क्या है आपके समाज में आ जाएगा। लेकिन जो जन्म क्रम होता है, ठीक है, जो जन्म क्रम होगा, ये जन्म क्रम आपके सामाजिक तत्वों में शामिल नहीं होता, इसमें सामाजिक तत्वों में शामिल नहीं होता, क्योंकि यह एक जैविक या व्यक्तिगत विशेषता है, ना कि शुद्ध रूप से सामाजिक तत्व है। यह व्यक्तिगत चेतना में स्थित, व्यक्तिगत में एक होता है, जो जन्म क्रम जो होता है वो अपना है, खुद का है, व्यक्तिगत है, इससे कुछ समाज का लेना देना है कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ए, सी और डी हो जाएंगे, ये सामाजिक, ठीक है, सामाजिक तत्व में शामिल है, लेकिन आपका जन्म क्रम जो होता है वो सामाजिक तत्व में शामिल नहीं होता, इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर की क्वेश्चन। अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। तो संवेदिक जो क्रियात्मक खेल की मैं बात करूं, ये जो है संवेदी, ठीक है, संवेदी क्रियात्मक खेल जिन प्यारे द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, संज्ञात्मक विकास की प्रथम अवस्था, ठीक है, मतलब कि शैशव काल अवस्था जिसको बोला जाता है क्या, हाँ, शैशव काल अवस्था, ठीक है, शैशव काल अवस्था से संबंधित है, जिसकी अवधि जन्म से लगभग 2 वर्ष यानी 24 मंथ तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलो देखते हैं उसके बाद 13 नंबर की क्वेश्चन। अब 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है कि परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं, तो किसमें रहते हैं, ठीक है, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष किसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका विकास, विकास में। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबल इज द राइट आंसर। अब देखो कैसे होता है सर, ये हमें बताइए। तो विकास एक व्यापक और जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जिसमें जिसमें हम लोग बोल सकते हैं परिणात्मक, ठीक है, परिणात्मक तथा गुणात्मक बोला गया है, इसमें गुणात्मक, ठीक है, तो गुणात्मक, परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही विकास में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे कि देखो परिणात्मक में हम लोग बोल सकते हैं शारीरिक वृद्धि, क्या हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि हो जाएगा, और गुणात्मक में क्या हो जाएगा, तो व्यवहार में वृद्धि, अपना जो व्यवहार होता है व्यवहार भी तो विकास में आएगा ना। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की क्वेश्चन। अब 14 नंबर की क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पर शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाला ग्रंथि क्या है। तो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाला ग्रंथि जो होता है वो ये होता है आपका, ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है वो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है। अब कैसे, तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसे निभाता है, यह वृद्धि हार्मोन सहित कई महत्वपूर्ण हार्मोन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वृद्धि हार्मोन समझ गए, जिससे हमारा ऊंचाई बढ़ता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन सहित कई महत्वपूर्ण जो हार्मोन स्त्रावित करता है, जो कि शरीर में वृद्धि नियंत्रण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 15 नंबर की क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है।
तो देखो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय होते हैं और अंतःक्रिया करके खोजबीन में सीखते हैं। मतलब पर्यावरण में जाएंगे, उसके बाद उनका अंतःक्रिया करेंगे और खोजबीन सीखेंगे। मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हो कि ए आंसर कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो खोजना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है, किसी चीज में। तो यहाँ पर ये हो सकता है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है, एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। यह कथन किसको श्रेय दिया जाता है? तो चलो हम लोग देखते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन। तो ये कथन दिया जाता है पियाजे को, ठीक है। पियाजे मतलब कि जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय विद्यार्थी होते हैं जो कि दुनिया के साथ अंतःक्रिया करके अपनी समझ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? समझ का निर्माण करते हैं। और किसके साथ करते हैं? तो ये करेगा आपका, ठीक है, ये किसके साथ करता है? अंतःक्रिया बैठाता है, ठीक है। शिक्षार्थी होते हैं जो दुनिया के साथ अंतःक्रिया करके, ठीक है, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें तो 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? अब देखो संज्ञान के घटक में आ जाएगा आपका सोचना। संज्ञान घटक कौन कौन है? तो संज्ञान घटक की बात मैं करूं तो यहाँ पर आता है सोचना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? चलो एक काम करते हैं, हाँ सोचना। संज्ञान घटक में हो जाएगा सोचना। ये सोचना आ जाएगा, मतलब तर्क करना, ठीक है। तर्क करना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तर्क करना, तर्क करना हो जाएगा। याद रखना हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें समस्या का हल करना, समस्या का हल करना। तो ये जो है संज्ञान घटक के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पर जो विचार तर्क विचार आ गया, ध्यान आ गया, धारणा आ गया, ये सभी क्या है? संज्ञान घटक के अंदर में आएंगे। लेकिन जो आपका भावनाएं हैं, ये भावनाएं संज्ञान घटक के अंदर नहीं आते। तो इसीलिए ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं गुरुजी। 18वां नंबर के क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होता है क्योंकि वहां पर एक्टिविटी और समानताएं, ठीक है। सबसे बड़ी ये बात है कि एक्टिविटी और समानताएं समान रहेंगे, तभी उसका क्या हो सकता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। देखो यदि उसको समानता नहीं दिया जाएगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। एक्टिविटी में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे? उससे ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं गुरुजी। उसके बाद क्या है यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? चलो किशोरावस्था की हम लोग बात करें तो किशोरावस्था वह काल है जिसमें बच्चे कितना उम्र के होते हैं? 11 से 19 वर्ष के। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। जिसमें बच्चे जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 11 से जो है 19 वर्ष के। तो 11 से 19 वर्ष के हो जाएंगे इसमें बच्चे जो है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो जन्मजात प्रेरणा कहने का अर्थ है, देखो जन्मजात प्रेरणा वह होता है जो व्यक्ति के जन्म से ही प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और जिन्हें सीखा नहीं जाता। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा कि जन्म से हमारा होता है? तो ये होता है भूख। भूख हमें जन्मजात से ही आता है, ठीक है भाई। भूख एक ऐसा है जो हमें जन्मजात से आता है। पुरस्कार तो हमें बाद में मिलता है, सजा प्रोत्साहन ये तीनों गलत हो जाएंगे। जो बी फॉर बाहुबली है इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन देखा जाए तो 21 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ठीक है, लोकोमीटर यानी कि गतिमान विकलांगता वाले छात्रों को सफल समावेश में बाधा डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्गम बुनियादी ढांचा। अब दुर्गम बुनियादी ढांचा कैसे होगा? तो देखो दुर्गम बुनियादी ढांचा जैसे कि आपका रैंक में कमी, ठीक है, रैंप में कमी, ठीक है, रैंप में कमी हो गया। और अनुयुक्त शौचालय, ठीक है, संकीर्ण जो गलियां, जैसे स्कूल की बात किया जाए तो उनको स्कूल पहुंचने में या विभिन्न हिस्सों में पहुंचने में मुश्किल होता है, ठीक है, जिसके कारण वो जो है अपना समावेश में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 22 नंबर की क्वेश्चन। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है
एक छात्र गिटार सीखने में आनंद आता है और वह लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है, तो छात्र क्या है, देखो बात को सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो ये 22 नंबर के क्वेश्चन, इसका यह संकेत मिलता है कि प्रेरणा स्वयं के भीतर से, व्यक्तित्व, सुख, रुचि या आनंद से आती है। मतलब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि आंतरिक रूप से प्रेरणा आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर, आंतरिक रूप से प्रेरित। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 23 नंबर की क्वेश्चन। अब 23 नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पर मनुष्य में विकास होता है। तो मनुष्य में विकास एक सतत प्रक्रिया होता है जो गर्भाशय से शुरू होता है और जीवन के अंत तक चलते रहता है, मतलब कि जीवन भर ये चलते रहता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वंचित, जो पृष्ठभूमि से वंचित हो गए हैं, उसके बारे में और अधिक जानना है हमें कि वो क्यों पृष्ठभूमि से वंचित हुए, और जानने के बाद उसे कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे, शामिल करेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। उसके बारे में और अधिक जाने की कोशिश करेंगे और उन्हें चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 25 नंबर के क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में अनुकूलन में सबसे पहले तो ये करेंगे कि पाठ्यक्रम को जानेंगे, ठीक है, कि ये पाठ्यक्रम में हमारा है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम चर्चा के अनुकूलन के लिए आवश्यक निर्धारण करना, पाठ्यक्रम को पहले निर्धारण करना। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी, कि उसको पहचानना कि वो है कि नहीं है। उसके बाद हो जाएगा शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकी का चयन हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए हो गया, ए के बाद बी और बी के बाद डी और उसके बाद आ जाएगा सी, और ऐसा है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर की क्वेश्चन। अब 26 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को हमें क्या करना है भैया, मिक्स करना है, मतलब कि मिलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ए को हम लोग देखें तो ए का हो जाएगा यहाँ पर, ए जो है इसमें चला जाएगा, ठीक है, 1 में। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको मिला लेना। चलो भाई उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन। 27 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर, रचनात्मक आमतौर पर, ठीक है, इसके साथ जुड़ी होती है। तो किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये जो जाएगा अपसारी सोच, क्योंकि मैंने बताया था रचनात्मक मतलब होता है अपसारी सोच, क्योंकि अपसारी सोच का अर्थ क्या होता है कि हम अपने में ही उलझे रहते हैं, मतलब एक प्रश्न के अनेक उत्तर, एक प्रश्न के अनेक उत्तर क्या हो जाएंगे, अपसारी सोच हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो उसके बाद देखते हैं 28 नंबर की क्वेश्चन। तो 28 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए एकत्रित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों की शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखो हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। ठीक है, 28 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा केंद्र प्रोत्साहित विकलांग बच्चों के लिए एकत्रित शिक्षा योजना, जिसको बोला जाता है IEDC। ठीक है, IDC, ठीक है, IEDC, जिसे 1974, क्या है भैया, 1974 में शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था विकलांग बच्चों को, ठीक है, उसके गैर विकलांग साथियों के साथ नियमित स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, मतलब नियमित स्कूल में क्या करना, शिक्षा प्रदान करना। इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार। तो नया अभी जो स्टार्ट हुआ 2009 में, तो 2009 नया शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं RTE, नाम सुने होंगे, जिसमें निःशुल्क में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो RTE एक्ट के तहत जो है प्राथमिक स्तर, ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो है, जैसे 6 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाएगा, RTE के तहत एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा प्राथमिक स्तर। चलिए उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन देखें। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशेष शिक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी क्या क्या होता है। तो देखो, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, ठीक है, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, नियमित प्रशिक्षण और आकलन करे, बी, विद्यार्थियों को, ठीक है, IEP के साथ संरेखित कर उसे पाठ के लिए योजना के लिए संबंधित करे,
डी हो जाएगा सभी छात्रों के साथ सम्मान व्यवहार करें। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करो। तो देखो, सभी बच्चों को ट्यूशन ट्यूशन क्यों प्रदान करेगा भाई, ये सबसे बड़ी बात है। समान व्यवहार करेंगे, डी आंसर राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो डी जिसमें राइट होंगे वही तो राइट होगा, ए बी डी बोला गया है, तो डी आंसर इसमें का राइट। क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं। तारे चमकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, डी ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही वायुमंडलीय का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखिए। ठीक है, ए ऑप्शन है जमीन खेत जोतना, बी ऑप्शन है प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, सी ऑप्शन निराई करना, डी ऑप्शन है बीज बोना, ई ऑप्शन है प्याज काटना। ठीक है, अब इसे हम प्याज की खेती कैसे करते हैं जानेंगे। ठीक है, तो प्याज की खेती करने के लिए पहले हमें खेत की जोताई करनी पड़ेगी, फर्स्ट ए ऑप्शन। फिर उसके बाद हमें बीज बोना पड़ेगा, सेकंड डी ऑप्शन। फिर उसके बाद हम सी ऑप्शन में जाएंगे, निराई करना। फिर उसके बाद प्याज के पौधों से सूखी पत्तियों को हटाना। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन है प्याज काटना। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ से है? ऑप्शन बी पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, सबसे पहले तो सूर्य आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से घास अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर घास पर निर्भर रहते हैं हिरण। ठीक है, और उसके बाद है शेर जो कि मांसाहारी है, तो वह क्या करता है? मांस खाता है। तो वह हर किस पे निर्भर रहेगा? हिरण पे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना, बी ऑप्शन है पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, सी ऑप्शन है लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, डी ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, ई ऑप्शन है पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आता है सी, डी और ई। ठीक है, और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए कारण आर का सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए में लिखा गया है, पर्यावरण वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं का शोध और कार्रवाई की प्रक्रिया है। फिर रीज़न में दिया गया है कारण जिसे रीज़न कहते हैं, बच्चों को सामान्यतः पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान और दृष्टिकोण हासिल नहीं होती। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि कथन तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद कारण में ये लिखा गया है कि उन्हें ज्ञान और दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए यह जो कारण है वह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? ऑप्शन ए लिखा है पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों। ठीक है, बी ऑप्शन लिखा है पृथ्वी का घूर्णन। फिर सी ऑप्शन लिखा है पृथ्वी का परिक्रमण
डी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, समझ आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित को मिलाएं। तो इसमें फर्स्ट सूची में लिखा गया है, ए में लिखा है प्री ऑपरेशनल चरण, बी ऑप्शन में लिखा है सेंसरी मोटर चरण, सी ऑप्शन में है ठोस परिचालन चरण, फिर उसके बाद डी ऑप्शन में है औपचारिक परिचालन चरण। फिर सूची 2 में लिखा गया है, सूची 2 में लिखा गया है फर्स्ट है पर्यावरण में वस्तु का हेरफेर, फिर सेकंड में है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, फिर थर्ड है बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, फिर फोर्थ है बच्चा जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना सीखता है। तो इसका हम मिलान करेंगे। ठीक है, प्री ऑपरेशनल चरण में आ जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर आ जाएगा बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड में बी सेंसरी मोटर चरण, उसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला यानी कि पर्यावरण वस्तु का हेरफेर। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है सी नंबर में ठोस परिचालन चरण में आएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, बच्चा जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना सीखता है। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद लिखा है डी ऑप्शन में औपचारिक परिचालन चरण, इसमें आएगा बी नंबर सेकंड नंबर, जिसमें लिखा है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन ऐसे गैस की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी में लिखा गया है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में लिखा गया है आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल के ताप को बनाए रखता है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षण दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र यानी कि जो देख नहीं सकते, दृष्टि मतलब कि देखना, बाधित मतलब कि जो देख नहीं पाते। ठीक है, फिर ऑप्शन ए में लिखा गया है ध्वनि संदेशों का उपयोग करके। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा गया है मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, क्योंकि ये भी राइट है, फर्स्ट ए वाला भी राइट है और बी वाला भी। ठीक है, और सी ऑप्शन में लिखा है साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ये भी कर सकता है जो दृष्टिबाधित छात्र है वो। फिर डी ऑप्शन में लिखा है ठोस अनुभवों का उपयोग करके, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी राइट है। तो इसमें सभी है ए बी सी और डी, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ईवीएस में परीक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट कथन लिखा गया है अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। फिर नेक्स्ट लिखा गया है उसमें गतिविधियों का फोकस चर्चा बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्षता निकालने पर। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है ऑप्शन ए में लिखा है दोनों ही सही हैं, और उसमें सेकंड में लिखा गया है बी में केवल एक सही है, फर्स्ट वाला। फिर सी में लिखा गया है दोनों ही गलत हैं, और डी ऑप्शन में लिखा है केवल सेकंड वाला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, जो कि दोनों ही सही हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतीक को पहचाने। तो ये इसमें डायग्राम दिया गया है, ये किस प्रकार से दिख रहा है, बांध की तरह, फर्स्ट ऑप्शन है बांध की तरह, नहीं दिख रहा है, कुएं की तरह,
कुआं, फिर सी ऑप्शन में लिखा है मूर्ति, फिर डी ऑप्शन में लिखा है स्कूल या विद्यालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कुएं की तरह यह दिख रहा है। ठीक है, ये कुएं की तरह दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार होती है? तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा गया है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। ऑप्शन बी में लिखा गया है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। फिर उसके बाद ऑप्शन सी में लिखा गया है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। डी ऑप्शन में लिखा गया है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। तो इसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है तो पृथ्वी पे पड़ता है। पृथ्वी के पड़ने के बाद उसका जो छाया रहता है वह चंद्रमा पे पड़ता है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। क्योंकि इसमें पृथ्वी बीच में है, सेंटर में है, इसलिए यह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा गया है, ऑप्शन ए में लिखा है गणना और पूर्व अनुमान के लिए योग्यता। बी ऑप्शन में है रिकॉर्डिंग क्षमता। सी ऑप्शन में लिखा गया है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। डी ऑप्शन में लिखा है भूदृश्यों का रेखा चित्रण बनाने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ मैपिंग से बच्चे या इसे समझते हैं मैप बनाकर, ठीक है, कि एक स्थान से के मुकाबले कहाँ पे स्थित है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वस्तु है और सेकंड वस्तु है यहाँ पे, तो वह बच्चा जब नोटिस करता है यानी कि अनुमान लगाता है तो यह देखता है कि यह वस्तु कितनी दूरी पे रखाया है ये वाले वस्तु। ठीक है, ये दोनों के बीच की गैपिंग देखता है, तो वह मानचित्र के द्वारा इसे अनुमान लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है यदि कीट है, ए कीट है, बी बाज है और सी सांप है और डी मेंढक है, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा कीट। ठीक है, कीट आ जाएगा। फिर कीट को कौन खाता है? मेंढक, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सांप। ठीक है, सांप थर्ड नंबर में आएगा। सांप मेंढक को कौन खाता है? सांप। फिर सांप को कौन खाता है? बाज। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्थ में। तो ऐसा किस में लिखाया गया है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, समझ आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण रीजन का सही विकल्प चुनिए। तो कथन में लिखाया गया है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो कारण में लिखा गया है और मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही राइट हैं। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती हैं ताकि वो उन जानवरों को रंग सकें जो उनके घर के सामने में जो उनके घरों में नहीं रहते। इससे हमें छात्रों को समझा सकते हैं
अवलोकन करके, इसमें लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अवलोकन करके, बी ऑप्शन में लिखा है डेटा एकत्रित करके, सी ऑप्शन में लिखा गया है रचनात्मक सोच और डी ऑप्शन में लिखा गया है वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, बी ऑप्शन में लिखा गया है सीखने का मूल्यांकन, सी ऑप्शन में दिया गया है सीखने के लिए मूल्यांकन और डी ऑप्शन में सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है सर्वेक्षण, फिर सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है प्रदर्शन, थर्ड में सी में लिखा गया है चर्चा, डी ऑप्शन में लिखा गया है व्याख्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसमें कौन कौन सा आएगा, ए और सी, यानी कि सर्वेक्षण और चर्चा। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है सही जोड़ियां बनाइए। तो कॉलम ए में लिखा है पहला फ्राबेल, फिर बी ऑप्शन में लिखा है रूसो, सी में है रेमांड और डी में है मॉन्टेसरी। फिर उसके बाद लिखा है कॉलम बी में लिखा है फर्स्ट है विद्यालय बचपन का घर। ठीक है, फिर सेकंड में है माताएं अपना आदर्श अध्यापिकाएं हैं, सी में है थर्ड में है प्राकृतिकवादी दार्शनिक, फिर डी में है परिवार सीखने का प्रथम स्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रावेल में आएगा ऑप्शन सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में आ जाएगा रूसो में आएगा थर्ड नंबर, यानी कि प्राकृतिकवादी दार्शनिक। फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड में रेमांड में आ जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर आ जाएगा, यानी कि परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। फिर उसके बाद डी में आ जाएगा मॉन्टेसरी में फर्स्ट वाला विद्यालय बचपन का घर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है तंबाकू के धूम्रपान में से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन सी में है कान और ऑप्शन डी में है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा, जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है धूम्रपान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कथन। फर्स्ट कथन में लिखा है शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया, कारण सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कथन ए कारण आर दोनों सही हैं। ठीक है, सत्य तथा कारण और कथन सही है कि व्याख्या सही है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा गया है कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर और कथन
ए की व्याख्या सही नहीं है। फिर ऑप्शन सी में लिखा गया है कथन सत्य है, कथन ए सत्य है तथा कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी में लिखा गया है कथन असत्य है तथा कारण सत्य है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण ठीक और कथन की व्याख्या सही नहीं है। रहने को सही है बट इसका तो व्याख्या है, एक्सप्लेन करने का तरीका वो थोड़ा गलत है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल परिवार का अर्थ। ठीक है, एकल परिवार का अर्थ क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है केवल पति पत्नी होते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है माता पिता एवं बच्चे। सी ऑप्शन में लिखा है वर्ष 1971 के बाद बाहर से आए व्यक्ति। फिर डी ऑप्शन में लिखा गया है माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा चाची इत्यादि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकल परिवार किसे कहा जाता है? माता पिता एवं बच्चों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी हो गई होगी? तो इसमें ऑप्शन लिखाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए सोडियम। ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम। थर्ड ऑप्शन दिया है कैल्शियम। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे सोडियम की वृद्धि अधिक हो गई है। ठीक है, सोडियम जो खनिज लवण है उसी की कमी होने के कारण होगी। ठीक है, यानी कि ग्रंथि, गले की ग्रंथि यानी कि थायराइड किसके वजह से होता है? ठीक है, तो इसमें चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? यानी कि संक्रामक रोग है। तो इसमें फर्स्ट लिखा गया है कैंसर, सेकंड में लिखा गया है एनीमिया, फिर थर्ड में लिखा गया है HIV, फिर फोर्थ में लिखा है खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आता है? HIV और खसरा। ठीक है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग में क्या क्या आ जाएगा? उसका आंसर में ऑप्शन सी आएगा जिसमें लिखा है HIV और खसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसमें लिखा गया है, इसमें फर्स्ट में दिया गया है पीलिया, फिर सेकंड में लिखा गया है डिप्थीरिया, फिर थर्ड में है टिटेनस, फिर फोर्थ में है काली खांसी। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो पीलिया है, पीलिया इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट है पीलिया को छोड़ के जिसमें ऑप्शन में लिखाया गया है, इसमें ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा हमको। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, यही इसका ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर मुद्दा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें लिखाया गया है फर्स्ट है ग्रसनी, सेकंड है आमाशय, थर्ड में लिखा है ग्रासनली, फोर्थ में है इलियम, फिर उसके बाद है 5 नंबर में लिखा है ग्रहणी, फिर है बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ग्रासनी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। ठीक, फिर सेकंड नंबर में आएगा ग्रासनली, फिर थर्ड में आ जाएगा आमाशय, फिर फोर्थ में आ जाएगा ग्रहणी, फिर इलियम, फिर लास्ट में आ जाएगा बड़ी आंत। तो इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, जो कि यह राइट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है?
ठीक है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, तो मनुष्य क्या है, जो दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ऑप्शन बी जो कि राइट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा गया है गर्मी, मृदा, जल। फिर सेकंड में लिखा है कंटीली झाड़ियाँ। फिर थर्ड में लिखा है ऊँट, भेड़, बकरी, चूहे। फिर तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो कि राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य जाल में, ठीक है, खाद्य जाल में, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन खाद्य श्रृंखला होती है। फिर नेक्स्ट में लिखा है खाद्य श्रृंखला नहीं होती। फिर थर्ड ऑप्शन में है खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। फिर डी ऑप्शन में लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखाया गया है घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है तृतीयक उपभोक्ता। फिर सेकंड में है प्राथमिक उपभोक्ता। फिर थर्ड में है द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उसके बाद लिखा है उत्पादक। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा, हमारे पास होगा सबसे पहले आएगा उत्पादक। ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड नंबर में। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड हो गया। फिर फोर्थ नंबर में आएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो ये वाला राइट आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। वर्णों यानी कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्ड्स हो गया, यह वर्णों है। ठीक है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों की कुल संख्या। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है 50, बी ऑप्शन में लिखा गया है 52, सी ऑप्शन में है 57 और डी में है 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। अ से ज्ञ तक कितने वर्णमाला हैं, तो कितने वर्णमाला है, 52। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है व, बी ऑप्शन में दिया गया है ब, और सी में दिया है र, डी में है ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, बी ऑप्शन वाला जिसमें लिखा गया है ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वर्ण यानी कि जिसे बोलने पर गर्म वायु निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है त, बी ऑप्शन में दिया गया है फ, सी ऑप्शन में है र और डी ऑप्शन में है फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ, जिसे कहने पे हमें, जिसके उच्चारण करने से उष्मा यानी कि गर्म हवा निकलती है मुंह से। ठीक है, जिसमें आता है स, श, स और ह। ठीक है, यह सब वर्ड को यूज़ करने से क्या उत्पन्न होता है, गर्म ऊष्मा आने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए स्वर में, बी में दिया गया है व्यंजन में, सी में दिया है द्विगु व्यंजन में और डी में दिया गया है संयुक्त व्यंजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, निम्न में से
निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है यानी कि इसका राइट आंसर इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ट, और बी नंबर में दिया है ठ, और सी में दिया है ड, और डी में दिया है ढ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ढ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ए ऑप्शन लिखा है कंठ से, बी में लिखा है तालव्य में, सी में दिया गया है दंत में, और डी में लिखा है ओष्ठ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, दंत से द। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है निम्न में से कौन सही नहीं है? त थ, जो ए ऑप्शन में लिखा गया है त थ दंत व्यंजन है। ठीक, बी ऑप्शन में लिखा है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। फिर सी ऑप्शन में लिखा गया है यह व, सी ऑप्शन में लिखा गया है यह व अर्ध स्वर है। ठीक है, डी ऑप्शन में लिखा है श श स ऊष्म व्यंजन है। तो इसका क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में लिखा गया है सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के होता है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण तो स्वर के साथ ही होता है। क बोलते हैं, जैसे क बोलते हैं तो क में क्या आ जाता है? क के साथ में अ आता है। ठीक है, तो ये किस में आता है? स्वर में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? प्रकंपित मतलब कि जैसे किसी को वर्ड को बोलने से, शब्द को, ठीक है, कंपन होने लगती है। तो ए ऑप्शन में लिखा गया है च, बी ऑप्शन में है ख, सी में है र, डी में है ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा र, सी नंबर। ठीक है, जिसका उच्चारण से जीभ में कंपन होता है, इसलिए यह प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दंतोष्ठ्य। ठीक है, दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन, दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। ऑप्शन में लिया गया है ए, ठीक है, फ और व, बी ऑप्शन में है य और र, सी ऑप्शन में लिखा गया है क और च, और डी में लिखा गया ट और ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए, फ और व। जिन वर्णों को उच्चारण से ऊपर के दांत और नीचे का होंठ आपस में मिलते हैं उन्हें दंतोष्ठ्य वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? ठीक है, कंठ यानी कि गले से। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है क, सेकंड में है ख, और सी ऑप्शन में लिखा है ग, और डी ऑप्शन में है ढ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ढ, जिसका उच्चारण कंठ से नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? तो इस ऑप्शन में लिखा गया है फर्स्ट ए ऑप्शन में है छ, बी ऑप्शन में है त्र, सी ऑप्शन में है ज्ञ, और डी ऑप्शन में है री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा गया है छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, और री एक स्वर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन में लिखा गया है निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए में लिखा है ड, द को वर्णमाला का में स्थान प्राप्त है। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा गया है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, और सी ऑप्शन में लिखा है च, छ, ज, झ स्पर्श
स्पर्श संघर्षी है। डी ऑप्शन में लिखा गया है य र ल व ऊष्म वर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है। तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा है परीक्षा, जिसमें प र में छोटा ई की मात्रा है। ठीक है, तो ये अगर रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है परीक्षा, तो इसमें प, ठीक है, र में बड़ा ई की मात्रा है। ठीक, और सी ऑप्शन में लिखा है परीक्षा, फिर इसमें लिखा है डी ऑप्शन में परीक्षा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है। तो इसमें लिखा गया है पुरुष 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 पुरुष। ठीक है, फोर्थ दोनों जितना है फोर्थ ऑप्शन है सभी में पुरुष लिखा है। तो पुरुष लिखने का सही तरीका क्या है, सभी में छोटा ऊ की मात्रा रहता है। ठीक है, रमा छोटा ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद क्या है स। ठीक है, ये राइट है। ठीक, तो इसमें कौन से में है, ऑप्शन बी में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क प्लस ए की मात्रा, ठीक है, से निर्मित रूप है। तो इसमें से निर्मित रूप क्या हो जाएगा, क में क्या है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा के। ठीक है, तो ऑप्शन बी में इसका क्या है राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है ग प्लस उ, ठीक है, बड़ा ऊ से निर्मित रूप है। तो निर्मित रूप ग में हम ग लिखा है। ठीक है, ग में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में लिखा है व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। सी ऑप्शन में लिखा है अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। डी में लिखा है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, हाश्व और दीर्घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है स, ऑप्शन बी में है स और ऑप्शन सी में है स, ऑप्शन डी में है झ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झ। ठीक है, जो ऊष्म ध्वनि नहीं है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अनुतान का संबंध है। ऑप्शन ए में लिखा है उच्चारण के समय से, ऑप्शन बी में लिखा है उच्चारण के उतार चढ़ाव से, ऑप्शन सी में लिखा है उच्चारण में निकली वायु से, ऑप्शन डी में है उच्चारण के कंपन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन ए में लिखा है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलता है। फिर ऑप्शन सी में है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। ऑप्शन डी में है महाप्राण में शब्द का प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है। ठीक है, तो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है कम। ठीक है, प्राण मतलब कि वायु। ठीक है, तो अल्प प्राण मतलब कि कम वायु। ठीक, और महाप्राण का मतलब होता है महा मतलब कि ज़्यादा। ठीक है, प्राण मतलब कि वायु की मात्रा अधिक होती है। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। तो हमने अभी बताया कि जिसमें वायु की मात्रा अधिक होती है।
तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा है स, ऑप्शन बी में लिखा है स, ऑप्शन सी में है ख, ऑप्शन डी में है प। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है प। ठीक है, जिसके उच्चारण से, ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ण का दूसरी और चौथा वर्ण होता है, जैसे कि क वर्ग है। ठीक है, उसमें क्या आता है, क आता है, ख है, फिर उसके बाद ग और घ। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है महाप्राण शब्द कौन कौन से हैं। तो महाप्राण शब्द कौन से हैं, दूसरा, जैसे कि ख, फिर उसके बाद लिखा है चौथा ख। ठीक है, ये सब क्या है, महाप्राण शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, तो अल्प प्राण ध्वनि में क्या क्या आएंगे, ऑप्शन में लिखा है ए ऑप्शन में है क, ऑप्शन बी में लिखा है ख, ऑप्शन सी में है घ और ऑप्शन डी में है ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण में क्या क्या वह शब्द आते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ऑप्शन क आता है, फिर उसके बाद घ आता है। ठीक है, ये सब अल्प प्राण शब्द में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है अगामी, ऑप्शन बी में लिखा है अगामी, जिसमें म में क्या है, छोटा ई की मात्रा है। फिर ऑप्शन सी में लिखा है आगामी, जिसमें म में बड़ा ई की मात्रा है। और इसमें है ऑप्शन डी में है आगमी, आगमी यानी कि ये थोड़ा रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगामी, जिसका अर्थ होता है आने वाले। ठीक है, आने वाले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक, फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आक्रामक। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है आक्रामक। ठीक है, ऑप्शन सी में है अक्रामक, ऑप्शन डी में है अक्रामक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आक्रामक सही शब्द है, इनमें आ, ठीक है, आ और क्र, ठीक है, दोनों ही दीर्घ स्वर की मात्रा का सही उपयोग किया गया है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है य और व, ऑप्शन बी में है य और र, ऑप्शन सी में है त और फ, ऑप्शन डी में है ग और घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, अर्ध स्वर मिला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य मतलब क्या होता है, होठ से। ठीक है, होठ से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे शब्द जिन्हें कहने पे, ठीक है, जिन्हें हम कुछ शब्द है जैसे वर्ण है, जिसे कहने पे हमें होठ जो है ऊपर वाले दांत से टच होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में है प, ठीक, ऑप्शन बी में है न, ऑप्शन सी में है म, ऑप्शन डी में है ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, न जो है दंत ध्वनि है। ठीक, न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा है त, ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन बी में है स, ऊष्म व्यंजन है, फिर ऑप्शन सी में है फ जो ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन डी में है छ जो संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। च वर्ग है। ऑप्शन ए में है तालव्य, ऑप्शन बी में है दंत, फिर ऑप्शन सी में है ओष्ठ, फिर उसमें ऑप्शन डी में है दंतोष्ठ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक वर्ग वर्ण है। ठीक, तो ऑप्शन ए में लिखा है य, ऑप्शन बी में है र, ऑप्शन सी में है ल और ऑप्शन डी में है व। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ल का उच्चारण में, ठीक है, ल के उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त वह व्यंजन है। ऑप्शन ए में लिखा है य और व, ऑप्शन बी में है ड और ढ, ऑप्शन सी में भ और म, फिर ऑप्शन डी में है स और ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में है ज्ञ। ठीक, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी में लिखा है द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन सी में है स्वर, ऑप्शन डी में है व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ज्ञ दो व्यंजन, ठीक है, ज प्लस य। ठीक है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, 26 सामाजिक विज्ञान का क्लास देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी लुम्बिनी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। यह उनकी पहली धर्म यात्रा मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसका नाम था ऑप्शन ए इलाही व्यवस्था, ऑप्शन बी इक्ता व्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्ताई व्यवस्था, ऑप्शन डी दहसाला। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी दहसाला। वित्त मंत्री राजा तोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला नामक एक अकबर की नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था। ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य। गौरांग महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध संत चैतन्य थे। उन्हें यह नाम उनके सुनहरे रंग के कारण दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। ऑप्शन ए काजी उल कुजात, ऑप्शन बी उलेमा, ऑप्शन सी मुहतासिब, ऑप्शन डी दीवान ए सआदत। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मुहतासिब। मुहतासिब मुगल काल में एक अधिकारी था जिसका मुख्य कार्य इस्लाम के नियमों के अनुसार मुस्लिम प्रजा के सदाचार और नैतिकता का निरीक्षण करना था। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी संत शेख अहमद सर हिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी कादिरी, ऑप्शन सी चिश्ती, ऑप्शन डी अहमदिया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नक्शबंदी।
शेख अहमद सरहिंदी एक इस्लामिक सूफी संत थे जो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव द्वितीय, ऑप्शन डी बालाजी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। बासिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ऑप्शन ए है डिज़रॉयली, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी लॉयड चार्ज, ऑप्शन डी रॉबर्ट पील। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिज़रॉयली। बेंजामिन डिज़रॉयली जो कंजर्वेटिव पार्टी के एक ब्रिटिश राजनेता थे। हमारा अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2003। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1997। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा दिशा निर्देश जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? हमारा ऑप्शन ए है अप्रैल 1858, ऑप्शन बी जून 1858, ऑप्शन सी नवंबर 1857, ऑप्शन डी अगस्त 1858। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जून 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी पाश्चात्य सभ्यता, ऑप्शन सी जाति पंचायत, ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जाति पंचायत। ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी भूस्वामी, ऑप्शन सी सीमा रक्षक, ऑप्शन डी पुरोहित। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी भूस्वामी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक शब्द का प्रयोग भूस्वामी के लिए किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी आमेर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासकों ने अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था?
हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चार प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी है उपनयन, ऑप्शन सी है जातकर्म, ऑप्शन डी है समावर्तन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी समावर्तन। वैदिक साहित्य के अनुसार शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी घर लौटता था, तब समावर्तन संस्कार किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी धर्म में ईश्वर के एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा का अर्थ होता है। ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी भेदभाव रहित। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी संकीर्तन। सूफी संत में समा ईश्वर का ध्यान लगाने का एक साधन है, जिसमें संगीत और नृत्य ध्यान केंद्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन बी व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन सी संचार माध्यमों का विकास, ऑप्शन डी कृषि में नवीन प्रयोग। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक परंपरा। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में सांस्कृतिक परंपरा को एक प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। ऑप्शन ए बेलन घाटी संस्कृति, ऑप्शन बी क्वेटा घाटी संस्कृति, ऑप्शन सी झुक्कर संस्कृति, ऑप्शन डी कोट संस्कृति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी झुक्कर संस्कृति। झुक्कर संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है शैलेंद्र, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है महेंद्र। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी शैलेंद्र। दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया प्रायद्वीप में भारतीय साम्राज्य की स्थापना शैलेंद्र वंश के राजाओं ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है सुदास, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी वैश्वा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदास। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध भारत जनजाति के राजा सुदास के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है। ऑप्शन ए बंदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी दारा सिखो, ऑप्शन डी फैजी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अबुल फजल। अकबर के आदेश पर उनके 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी निम्बरकाचार्य, ऑप्शन डी रामानुज। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रामानुज।
भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा की गई थी। पहला भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी में समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया गया। इस नीति को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए सुरक्षा घेरे की नीति, ऑप्शन बी समानता एवं संघर्ष की नीति, ऑप्शन सी समानता एवं पार्थक्य नीति, ऑप्शन डी संघ की नीति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरक्षा घेरे की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 और 1813 तक भारतीय रियासतों के साथ सुरक्षा घेरे की नीति के सिद्धांत पर समझौता किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम की नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1974। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1994। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी वल्लभी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभी। ईस्वी सन 453 में गुप्त काल के दौरान धर्म की दूसरी धर्म सभा गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर आयोजित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। सम्राट अशोक के अभिलेखों में तक्षशिला और लघमान के पास अफगानिस्तान में पाए गए अभिलेख अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में खुदे हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभिलेख कंधार में भी मिला है। इस प्रकार अरमाइक भाषा के कुल 3 अभिलेख प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134, ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक राय प्रतिवेदित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना और ऑप्शन ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी
प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। कथन 2, इसके 1/4 सदस्य एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। कथन 3, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 3 सही है। ऑप्शन सी कथन 2 और कथन 3 सही है। ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 3 सही हैं। कथन 1 सही है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह अपने त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। कथन 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। कथन 3, उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से गलत कथन है। हमारा ऑप्शन ए है 1 और 2। ऑप्शन बी कथन 2 और कथन 3। ऑप्शन सी है कथन 1, कथन 2 और कथन 3। और ऑप्शन डी है सभी कथन सही हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के 3 भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कथन 2, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा ऑप्शन ए है कथन 1 सही है। ऑप्शन बी कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी दोनों ही कथन गलत है। हमारा राइट आंसर है सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। हमारा ऑप्शन ए आश्वासन समिति। ऑप्शन बी प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। हमारा ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति। ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पाककलन समिति। पाककलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ऑप्शन डी वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्विरोध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता।
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।